चल यार घर चलते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ यार, आज तो वैसे भी लेक्चर अटेंड कर करके थक गए हैं। अब बस घर जाकर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए ना। मेरी तो माता श्री ने खाना भी पता नहीं क्या ही बनाया होगा। चल फिर कल मिलते हैं कॉलेज में। प्रिया कॉलेज से घर आती है और घर आकर सोफे पर लेट जाती है। तभी उसकी माँ शीला उससे कहती है, आ गई तू? चल खाना लगा रही हूँ तेरे लिए, खाना खा ले आके। माँ प्लीज अब ये मत कहना फिर से टिंडा घिया बनाया है। आज बहुत भूख लगी है और कुछ अच्छा सा खाने का मन है। अरे बेटा पता है मुझे, इसीलिए तेरे लिए ना मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई है। क्या पनीर? फिर तो जल्दी से लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। तू जा हाथ मुंह धोकर आ और मैं ना तेरे लिए खाना लगा देती हूँ जब तक। इतना कहकर शीला खाना लेने के लिए रसोई में चली जाती है और प्रिया भी हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चलती है। कुछ देर बाद शीला खाना लगाती है और प्रिया नीचे आ जाती है। तभी प्रिया के पापा राधेश्याम भी आ जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं। तभी प्रिया सब्जी देखकर कहती है, माँ ये कैसी पनीर की सब्जी है? मतलब क्या है तेरा? मतलब इसमें पनीर तो दिख ही नहीं रहे, बस आलू ही दिख रहे हैं। और पनीर में आलू कौन डालता है? पता नहीं, तेरी माँ की तो आदत ही खराब हो गई है। किसी भी सब्जी में आलू डालकर सारा मजा खराब कर देती है। अरे तो कहाँ से लाऊं इतना सारा पनीर? अरे पता भी है तुम बाप बेटी को कि पनीर कितना महंगा हो चुका है। इतनी महंगाई में एक तो पनीर लाके बनाओ भी, ऊपर से तुम बाप बेटी ड्रामे करते हो। इसमें पनीर के इतने छोटे छोटे पीस हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अरे दिख तो रहे हैं, देख तो सही से पहले। सारा दिन तो फोन चलाती रहती है, कहाँ से दिखेगा तुझे पनीर? एक काम कर, तो ही खा ले ये सारा पनीर। प्रिया आगे बहस नहीं करती और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया अपनी सहेली कोमल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। उसे रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखता है तो कोमल प्रिया से कहती है, देखो प्रिया रेस्टोरेंट, चलो वहाँ चलकर कुछ खाते हैं। हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है बाहर का अच्छा सा। और मेरी माता श्री तो बनाती कुछ है, कहती कुछ है और मिलता कुछ है। ये भी कोई बात हुई भला? हाँ तू नहीं समझेगी, चल अब। कोमल और प्रिया उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जाकर कोमल प्रिया से कहती है, देखो प्रिया, यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बताओ तुम क्या खाओगी? मुझे पहले सभी चीजें देख तो लेने दो। प्रिया सभी चीजों को देख रही होती है कि तभी उसकी नजर पनीर टिक्के पर पड़ती है और वो कोमल से कहती है, कोमल वो देखो क्या है? ये तो पनीर टिक्का है, इसे मसाले में अच्छे से सेक कर बनाया जाता है। चलो ना हम पनीर टिक्का खाते हैं, क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, चलो खाते हैं। कोमल और प्रिया पनीर टिक्के का ऑर्डर दे देते हैं। उनका ऑर्डर जब आता है तो दोनों मजे से खाने लगते हैं, जिसे खाने के बाद प्रिया का तो मजा ही आ जाता है। वाओ कोमल, ये तो बहुत टेस्टी है। इतनी अच्छी चीज मैंने तो कभी नहीं खाई। हाँ यार, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अब कोमल और प्रिया पनीर टिक्का खाकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया को पनीर टिक्का बहुत ही पसंद आता है। अब वो अपनी सहेली के साथ रोज पनीर टिक्का खाने आ जाती। एक दिन प्रिया घर पर पनीर लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये लो पनीर और इसका ना पनीर टिक्का बना दो। अरे वाह, आज तो पनीर लेके आई है तू। ला मैं बना देती हूँ। और हाँ, तुझे ना एक बात बतानी थी। तेरे लिए ना एक रिश्ता आया है और उन्हें ना तू बहुत ज्यादा पसंद आई है और ना लड़का बहुत अच्छा था, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ कर दी। बस अब जल्दी से तेरे हाथ पीले कर दे हम। माँ इतनी जल्दी? अरे जल्दी कहाँ है बेटा, अब क्या बुढ़ापे में करेगी शादी? तेरी उम्र हो चुकी है। हाँ बेटा, अब तो जल्दी होनी चाहिए ना, क्योंकि तेरी शादी की उम्र हो रही है। प्रिया इस बारे में अपने पापा से बात करने लग जाती है तो शीला जाती है प्रिया के लाए हुए पनीर का पनीर टिक्का बनाने। वो पनीर टिक्का बनाकर लाती है और कहती है, ये ले प्रिया बेटा, तेरा पनीर टिक्का। ये क्या माँ, इसमें पनीर कहाँ है? अरे ये दिखाई नहीं दे रहा तुझे? इसमें कितना सारा पनीर डला है। माँ आपने पनीर के इतने पतले पतले स्लाइस क्यों डाले हैं? आपको पता है ना पनीर टिक्के में कितने बड़े बड़े स्लाइस डलते हैं। अरे उनके पास तो बहुत सारा पनीर होता है, इसीलिए वो डालते हैं। हमारे पास इतना पनीर नहीं होता। माँ मैं भी तो कितना सारा पनीर लाई थी। अरे तो सारा पनीर एक वक्त की सब्जी में ही डाल दूं? 4 वक्त की सब्जी में चल जाएगा।
माँ तुम हर चीज में इतनी कंजूसी क्यों दिखाती हो? इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लेती। और क्या सब कुछ लुटा दूं तेरे ऊपर? अभी तेरी शादी भी करनी है और ना खाना बनाना तू भी सीख ले। अब कुछ दिन ही रह गए तेरी शादी को। अब प्रिया खुद ही घर पर पनीर लाती और पनीर टिक्का बना लिया करती। इसके अलावा भी वो पनीर की बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और प्रिया की कुछ ही दिनों में लोकेश नाम के एक लड़के से शादी हो जाती है। प्रिया विदा होकर अपने ससुराल आती है। प्रिया की सारी रस्में हो चुकी थी और अब बारी आती है खाना बनाने की रस्म की, जिसके लिए उसकी सास दया उससे कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाकर सबके लिए कुछ मीठा बना लो। जी माँ जी। प्रिया कुछ ही देर में खाने की ट्रे लिए हुए बाहर आती है और सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, जिसे देखकर दया कहती है, अरे बहू आज तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना था, तुम ये क्या बनाकर लाई हो? माँ जी मीठा तो सब बनाते हैं, मैंने सोचा मैं आज कुछ अलग बनाती हूँ, इसलिए मैंने आप सबके लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाकर लाई हूँ। ये तुमने अच्छा किया, मुझे तो वैसे भी मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अच्छा है। अब तो मुझे पनीर टिक्का मिलेगा खाने को। वैसे बहू इस मामले में तो तेरी मेरी खूब बनेगी, मुझे भी पनीर टिक्का खूब पसंद है। अब हम दोनों मिलके पनीर टिक्का बनाया करेंगे। माँ आप तो रहने दो, 2 साल में एक बार बना के तो खिलाती हो और कह तो ऐसी रही हो जैसे कि रोज बनाकर खिलाया है हमें। चल अब चुपचाप खा ले। अब सब लोग पनीर टिक्का खा लेते हैं और प्रिया की बहुत तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही अगले दिन सब लोग खाना खाने बैठते हैं। दया जैसे ही खाने को देखती है तो वो कहती है, बहू आज ये क्या बनाया है? माँ जी ये पनीर टिक्का तंदूरी है। प्रिया क्या यार, क्या तुम रोज पनीर टिक्का खिलाओगी क्या? नहीं नहीं लोकेश जी, मैं आपको रोज पनीर से बनी अलग अलग चीजें खिलाऊंगी। प्रिया रोज ही पनीर से नई नई चीजें बनाती रहती। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक शाम सभी लोग खाना खा रहे थे। उस दिन भी प्रिया ने पनीर की ही सब्जी बनाई थी, जिसे देखकर दया प्रिया से कहती है, बहू अच्छी बात है कि तू रोज रोज पनीर के अलग अलग डिशेस बनाती है, लेकिन अब तो तू रोज रोज यही खिलाएगी तो मन भर जाएगा सबका। क्यों क्या हुआ माँ जी? अरे बेटा अब तू रोज रोज पनीर बनाएगी तो खाकर तो मन उब ही जाएगा ना, अब बस कर। माँ आप एक काम करना, आज आप भी प्रिया के साथ पनीर टिक्का बनाना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये सास बहू की पनीर टिक्का रेसिपी कैसी होगी। लेकिन अभी तो माँ जी ने कहा कि वो खा खा कर बोर हो चुकी है। अरे तुम्हारे हाथ का खाकर तो मैं बोर हो चुका हूँ, अब तुम दोनों मिलकर बनाना तो क्या पता टेस्ट चेंज हो जाए। अब दोनों सास बहू मिलकर पनीर टिक्का बनाते हैं और वाकई में बहुत ही बेहतरीन पनीर टिक्का बनता है, जिसे खाने के बाद सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन एक दिन प्रिया को अचानक से कॉल आता है और प्रिया भागती हुई अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी मुझे अभी अभी एक कॉल आई थी और कोई कह रहा था कि लोकेश जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हे भगवान मेरा बच्चा, चल बहू मैं भी चलती हूँ। दया और प्रिया लोकेश के पास हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां डॉक्टर से वो लोकेश के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर उन्हें लोकेश की हालत के बारे में बताते हुए बोलते हैं, फिलहाल तो आपका बेटा ठीक है, मगर हमें जल्दी उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, कहीं देर ना हो जाए। हाँ जी उसकी टेंशन मत लीजिए, वो तो हम कर देंगे, मगर आपको सबसे पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, हम अभी सारे पैसे भर देंगे। जी ठीक है, पहले आप पैसे भर दीजिए फिर हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। दया अपने घर से सारे पैसे ले आती है, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। इसलिए दया और प्रिया अपने गहने भी बेच देते हैं और किसी तरह से पूरे पैसे इकट्ठा करके हॉस्पिटल में जमा करवा देते हैं। लोकेश का ऑपरेशन हो चुका था। थोड़े दिनों बाद वो घर पर आ जाता है। लोकेश के हाथ का फ्रैक्चर हो चुका था, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में पैसों की किल्लत होने लगी थी। अब प्रिया भी पैसों की कमी होने की वजह से पनीर टिक्का खाना छोड़ देती है और एक दिन प्रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में एक साथ इतनी सारी परेशानियाँ कहाँ से आ गई हैं। हाँ बहू तू सही कह रही है, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। माँ जी कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम सब सच में भिखारी बन जाएंगे। करना तो पड़ेगा, पर हम करेंगे क्या? और अगर हम बाहर गए तो लोकेश का ध्यान कौन रखेगा, घर का ध्यान कौन रखेगा?
माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आपको याद है हम दोनों ने एक दिन मिलकर पनीर टिक्का बनाया था? हाँ, और वो तो बहुत ही स्वाद बना था। तो क्यों ना माँ जी हम पनीर टिक्का बनाकर बेचे। हम अपने घर के बाहर ही छोटा सा ठेला लगा लिया करेंगे, दोनों मिलकर पनीर टिक्का बनाया करेंगे और ऐसे में हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, तो हम लोकेश का ध्यान भी रख पाएंगे। बात तो तेरी सही है बेटा। अब आखिर हम कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे? ऐसे तो हमारे पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। दोनों सास बहू मिलकर ठेला लगा लेते हैं और मिलकर पनीर टिक्का बनाते हैं। धीरे धीरे दोनों के हाथ का स्वाद सभी को भाता है और लोकेश का ख्याल भी दोनों रखती हैं और अब पैसे भी कमा रही थी। बहुत जल्दी दोनों ने छोटी सी दुकान भी खरीद ली। दोनों की दुकान का नाम होता है सास बहू का पनीर टिक्का। लोगों को उनके हाथ का स्वाद पहले ही बहुत पसंद आ रहा था। इस तरह प्रिया के पनीर टिक्का खाने की आदत ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। धीरे धीरे लोकेश भी ठीक हो जाता है और अपनी माँ और पत्नी का हाथ बटाता है। गरीब कंचन शहर की एक बस्ती में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ ही दिनों पहले उसने एक नए घर में काम करना शुरू किया था, जहाँ की मालकिन आज उसे खास पकवान बनाने को कहती है। अरे कंचन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो 2-4 बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर दे। एक बार मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है मालकिन, मैं रसोई की सफाई करके खाना तैयार करती हूँ। अरे हाँ, कांच वाले बर्तन भी निकाल लियो मेहमानों के लिए। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। जी मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। कंचन अपने काम में व्यस्त हो जाती है और कुछ ही देर में वहाँ मेहमान आ जाते हैं। शाम के समय कंचन अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल रही होती है। तभी उसकी मालकिन की छोटी बेटी कोमल उसे रोक लेती है। अरे इतनी जल्दी क्या है घर जाने की? पहले मेरे ये कपड़े धो दे, उसके बाद चली जाना। पर दीदी, ये कपड़े तो मैंने कल ही धोकर सुखा दिए थे। लेकिन आज सुबह मुझसे इस पर चाय गिर गई थी, फिर मेहमान आ गए तो मुझे याद नहीं रहा। दीदी, मैं कल आकर धो देती हूँ, अभी जाने दो, अंधेरा होने को है। माँ को मेरी चिंता होने लगती है, वो मैं अकेले आती जाती हूँ ना, इसीलिए। हाँ तो क्या मैं तुझे छोड़ने घर आऊँ? देख, ये तेरी दिक्कत है, मैंने कहा ना इसे अभी धोकर जा, मुझे कल पहनने हैं ये। कोमल उसकी तरफ कपड़ा फेंक देती है क्योंकि कंचन वहाँ काम कर रही थी, इसलिए वो कपड़े धोने के बाद ही घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन की माँ कांता खाना बनाते हुए कंचन की राह देख रही होती है। तो करीब 1 घंटे बाद कंचन थकी हारी घर आती है। कंचन, अपनी पड़ोसन की जो रिश्तेदार है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुझे पसंद किया है। अच्छा घर परिवार है, इसलिए मैंने तेरी शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन माँ, शादी में तो बहुत खर्चा होगा, आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो तेरी अब तक शादी हो चुकी होती, वो भी अच्छे घर में। गरीबी के चलते तुझे घर संभालना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं तेरी शादी में और देर नहीं करना चाहती। ठीक है माँ, आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन माँ, शादी होने तक तो मैं काम करूँगी ताकि मैं आपके लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। ऐसे ही समय बीतता है और कंचन मेहनत और लगन से अपना काम करती है। एक रोज जब वो घर की सफाई कर रही हो, तभी कोमल के ससुराल की ओर से उसकी शादी का लहंगा देने के लिए उसकी ननद आती है और कुछ देर में नाश्ता पानी करके चली जाती है। कंचन कोमल के लहंगे को देखकर दंग रह जाती है। आय हाय, कितना सुंदर लहंगा पसंद किया है तेरे ससुराल वालों ने। कोमल, इसे पहनकर तू तो बिल्कुल रानी लगेगी, रानी। हाँ, देखने से तो काफी महंगा लग रहा है माँ। मालकिन सही कह रही है दीदी, आप इस लहंगे को पहनकर बहुत जचोगी। हर लड़की चाहेगी कि वो अपनी शादी में ऐसा ही सुंदर लहंगा पहने। बस कर, अब क्या घूर घूर कर मेरे लहंगे को नजर लगाएगी? जा, ले जाकर इसे अलमारी में रख दे। अरे तू चिल्ला क्यों रही है? तेरी शादी का इतना सुंदर लहंगा आया है, तुझे तो खुश होना चाहिए। जा कंचन, ये लहंगा रखकर इसके लिए कुछ ठंडा लेकर आ। ठीक है मालकिन, अभी लाती हूँ। शाम को कंचन जब घर पहुंचती है तो अपनी माँ को मालकिन की बेटी के लहंगे के बारे में बताती है। माँ, उस लहंगे को देखकर मेरा मन भी किया कि काश ऐसा सुंदर लहंगा मैं अपनी शादी पर पहन पाती। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुंदर सा लहंगा पहने, पर बेटी वो अमीर है और बड़े लोग हैं, भला उनके जैसा लहंगा हम कैसे खरीद सकते हैं?
हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, बस मेरे मन में आया तो मैंने कह दिया। चलिए आप दवाई लेकर सो जाइए। कांता प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरती है। अगली सुबह कंचन काम पर चली जाती है। बीतते समय के साथ कंचन की शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है, लेकिन कंचन तब भी काम नहीं छोड़ती ताकि अपनी शादी का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ को कर्जा न लेना पड़े। एक रोज कोमल अचानक ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। माँ, पिताजी, मेरा लहंगा चोरी हो गया। बेटी ये तू क्या कह रही है? भला घर से लहंगा कैसे चोरी हो सकता है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपना पूरा कमरा देख लिया, लहंगा कहीं भी नहीं है पिताजी। माँ, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? दीदी आप ऐसे रोइए मत, मैं एक बार अच्छे से अलमारी में ढूंढती हूँ। चुप कर। अरे वो लहंगा है कोई खिलौना नहीं जो अलमारी के कोने में पड़ा हो। तो लहंगा जा कहाँ सकता है? माँ, पिताजी, मुझे तो इस नौकरानी पर शक है। माँ, आपको याद है ना, जिस दिन ये लहंगा आया था, ये उस लहंगे को कैसे घूर घूर कर देख रही थी। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? भला ये तेरा लहंगा क्यों चोरी करेगी? क्योंकि अगले महीने इसकी शादी जो होने वाली है, क्योंकि मेरी बेटी जैसा लहंगा तो तू खरीद नहीं सकती, इसीलिए तूने मेरी बेटी का ही लहंगा चोरी कर लिया। बोल। नहीं नहीं मालकिन, आप ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। मैं ऐसा करने की तो दूर तक नहीं सोच सकती हूँ। झूठी, एक नंबर की झूठी है ये नौकरानी। इसी ने मेरा ब्राइडल लहंगा चुराया है। नहीं दीदी, मेरा यकीन करो, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन ऐसी हरकत मैं नहीं कर सकती। आपके यहाँ मेहनत से काम करती हूँ, भला मैं चोरी क्यों करूँगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस की बात सुनकर कंचन अपनी मालकिन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। मालकिन ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, पुलिस को मत बुलाइए। मेरी माँ को पता चलेगा तो वो सह नहीं पाएगी। मैं कैसे भी करके उस लहंगे के पैसे आपको चुका दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी बेटी की शादी से पहले पहले तुम्हें वो पैसे लौटाने होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे एड़ियां घिसकर भी काम करेगी ना, तो भी वैसे नहीं चुका पाएगी। पिताजी, अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? बेटी तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए दूसरा लहंगा मंगवा देंगे, और तुम अगर पैसे नहीं चुका पाई तो जिंदगी भर तुम्हें इस घर में काम करना होगा। कंचन रोते हुए अपने काम में लग जाती है। शाम को उसके आने पर उसकी माँ उसके लिए अपनी शादी की साड़ी से बनाया हुआ लहंगा दिखाती है। देख बेटी, मैंने ये लहंगा तेरी शादी के लिए बनाया है। इसमें मैंने अपने हाथों से सिलकर गोटे लगाए हैं। तू इसे अपनी शादी में पहनेगी ना तो बहुत जचेगी। हाँ माँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है बेटी? और तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं इतनी? कंचन अपनी माँ को सब बताती है और ये सब सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन कंचन अपना काम जल्दी से खत्म करके सारे घर में लहंगे को ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कोमल ऑनलाइन अपना नया लहंगा देख रही होती है। तभी रसोई के नल को ठीक करने के लिए राजेश स्टोर रूम में औजार लेने जाता है, तो किसी चमकती हुई चीज पर उसकी नजर पड़ती है, जो कि उसकी बेटी का लहंगा होता है। ये तो कोमल की शादी का लहंगा है, पर ये तो चोरी हो गया था। फिर आपको ये कहाँ से मिला? स्टोर रूम से। अब सच सच बताओ कि किसने इसे स्टोर रूम में रखा था? पिताजी, मैंने ही ये लहंगा स्टोर रूम में छुपाया था। क्यों दीदी? और आपने हम पर लहंगे की चोरी का इल्जाम लगाया क्यों? क्योंकि पिताजी, ये लहंगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे अपनी शादी में अपनी पसंद का लहंगा पहनना था, लेकिन माँ इस लहंगे के रहते मुझे कभी नया लहंगा दिलाने की बात नहीं मानती, इसीलिए मैंने ये सब किया। तेरी वजह से हमने इस बेचारी पर खामखा शक किया। कंचन, हमें माफ कर दे। हाँ कंचन, हमारी बेटी की वजह से हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। तुम ये लहंगा रख लो अब। नहीं मालकिन, मुझे इस लहंगे का कोई लालच नहीं है। सच सबके सामने आ गया। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं अपनी शादी में अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा ही पहनूंगी। कंचन वो लहंगा नहीं लेती और कुछ दिनों बाद जब उसकी शादी होती है तो वो अपनी माँ का बनाया गया लहंगा ही पहनती है। उसकी शादी में उसके मालिक मालकिन भी उसे आशीर्वाद देने पहुँच जाते हैं।